अब अपन देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस में फर्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल एनालिसिस के अजम्पशंस, कि टेक्निकल एनालिसिस कौन से अजम्पशंस पर बेस्ड है। देखिए अजम्पशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो पहला अजम्पशन है कि किसी भी स्टॉक की मार्केट वैल्यू डिफाइन होती है उसकी डिमांड और सप्लाई से। ये एनालिसिस फंडामेंटल फैक्टर्स कंसीडर नहीं करती है, ये देखती है कि स्टॉक की डिमांड कितनी है मार्केट में और उसका सप्लाई कितना है, और उस बेसिस पे मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक डिसाइड होता है। अब ये डिमांड और सप्लाई ये डिमांड और सप्लाई वेरियस फैक्टर्स से गवर्न होते हैं। ये डिमांड और सप्लाई सारे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। उन फैक्टर्स में क्या क्या है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए। पॉलिटिकल में जैसे गवर्नमेंट कौन सी है, गवर्नमेंट कितने बोल्ड डिसीजन ले सकती है, गवर्नमेंट किस चीज़ को फेवर करती है। फिर हो गए इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमी में कौन सा मेजर डिसीजन आया है, जैसे कॉरपोरेट टैक्स रेट कट हुआ था, या फिर कंपनी इकोनॉमी में नया बजट आया है, वो किस टाइप का बजट है, किस चीज़ को फेवर करता है। ग्लोबल फैक्टर्स कंसीडर होते हैं डिमांड और सप्लाई चेक करने के लिए। ग्लोबल फैक्टर्स में हो गया कि ग्लोबली इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, पूरी इकोनॉमी में डिप्रेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्लस कोई बड़ी डिसीज़ जैसे कि कोरोना वायरस का इफेक्ट देखा अपन ने शेयर मार्केट पे, कि जैसे जैसे केसेस बाहर आ रहे हैं शेयर मार्केट डाउन हुआ, या वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा आया तब देखा अपन ने। तो इनडायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस भी सारी चीज़ें देखता है। इनडायरेक्टली टेक्निकल एनालिसिस फोकस करता है सिर्फ पास्ट प्राइसेस पे या फिर ट्रेंड पे जो अपन चेक करते हैं, लेकिन वो डिमांड और सप्लाई एवरीथिंग जो भी इकोनॉमी में चल रहा है या ग्लोबली चल रहा है वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करती है। तो इनडायरेक्टली वी कैन से, कहीं पे भी ये चीज़ लिखी नहीं है बट इट इज अंडरस्टूड के टेक्निकल एनालिसिस भी फंडामेंटल फैक्टर्स कंसीडर करता है। तो देखिए सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज डिपेंडेंट ऑन सप्लाई एंड डिमांड फॉर दैट स्टॉक। जैसे IRCTC का शेयर लिस्ट हुआ, पर उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती गई, तो उसका प्राइस इंक्रीज होता ही जा रहा है बिकॉज उसके स्टॉक्स लिमिटेड है। ये डिमांड और सप्लाई फैक्टर ही यूज करते हैं स्पेक्यूलेटर्स, या फिर जिनको मार्केट में खेलना होता है, जो मार्केट मैनिपुलेशन भी कहते हैं अपन। तो देखिए दिस डिमांड एंड सप्लाई इज एक्चुअली गवर्न्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। तो इस फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं, आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स आ गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गए, ग्लोबल फैक्टर्स आ गए, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। यानी मार्केट सारी चीज़ें कंसीडर करता है इनडायरेक्टली। फिर थर्ड प्राइस है आपका कि स्टॉक प्राइस एक ट्रेंड में मूव करता है जो कि एक टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू रहता है। तो स्टॉक प्राइस जनरली मूव्स इन ट्रेंड विच कंटिन्यूज फॉर अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। और इस ट्रेंड्स को कैसे पढ़ते हैं, इस मार्केट ट्रेंड को कैसे पढ़ते हैं, ये अपन अभी थ्योरीज और टेक्निक्स देखेंगे। चार्ट को कैसे पढ़ते हैं प्लस ये ट्रेंड को स्टडी करने की क्या थ्योरीज हैं। तो स्टॉक मार्केट जनरली ट्रेंड में मूव करता है, यानी स्टॉक बढ़ता जा रहा है तो बढ़ता जाएगा, और वो कहाँ पे जाके रुकेगा वो अपन थ्योरी से देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन द पास्ट प्राइसेस। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि रिलाइज अपॉन चार्ट एनालिसिस विच शोज द पास्ट ट्रेंड्स इन स्टॉक प्राइस rather than information in financial statement like बैलेंस शीट और P&L। यानी टेक्निकल एनालिसिस कंपनी के फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट से ज़्यादा पास्ट ट्रेंड में बिलीव कर। तो 4 अजम्पशन है। मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक डिपेंडेंट है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर पे। डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर कंसीडर करता है, डिमांड एंड सप्लाई सारे फैक्टर्स कंसीडर करता है लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ग्लोबल। थर्ड, स्टॉक प्राइस ट्रेंड में मूव करता है। फोर्थ, टेक्निकल एनालिसिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंसीडर नहीं करता है, पास्ट ट्रेंड कंसीडर करता है। तो ये 4 अजम्पशन है टेक्निकल एनालिसिस के। वही अजम्पशंस ऑलमोस्ट रीफ्रेम करके प्रिंसिपल्स में भी यूज हुए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। 3 पॉइंट याद करने हैं आपको। पहला, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ पास्ट प्राइसेस कंसीडर करता है, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है।
अभी अपन ने जब अजम्पशंस देखे तब देखा अपन ने कि डिमांड और सप्लाई कंसीडर करते हैं सारे फैक्टर, तो स्टॉक की प्राइस रिफ्लेक्ट करती है ईच एंड एवरी फैक्टर जो इकोनॉमी में हो रहा है, वो सारी चीज़ें डिस्काउंट करती है अपनी मार्केट प्राइस। सो इट इज़ नॉट ट्रू कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ पास्ट प्राइसेस कंसिडर करता है। तो देखिए, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मैनी एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज टेक्निकल एनालिसिस बिकॉज इट ओनली कंसिडर्स प्राइस मूवमेंट्स एंड इग्नोर फंडामेंटल फैक्टर्स। The argument against such criticism is based on efficient market hypothesis, which states that company's share price already reflects everything that has or could affect a company। यानी कंपनी की शेयर प्राइस ईच और एवरी फैक्टर या ईच और एवरी इवेंट जो भी हो रहा है वो कंसिडर करती है, यानी मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। फिर है प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, ये अपन ने देखा। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस बिलीव्स दैट प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, इन अदर वर्ड स्टॉक प्राइस इज मोर लाइकली टू कंटिन्यू अ पास्ट ट्रेंड देन मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। यानी जो पास्ट में ट्रेंड चलता आ रहा है स्टॉक के प्राइस में वही कंटिन्यू होगा, यानी प्राइस मूव्स इन ट्रेंड। और ये ट्रेंड कैसे करेंगे वो अपन, ये ट्रेंड कैसे देखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो अपन थ्योरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में सीखेंगे। फिर थर्ड पॉइंट रिलेटेड है सेकेंड से कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, यानी टेक्निकल एनालिसिस पास्ट में जो ट्रेंड चलता है वही फ्यूचर में एक्सपेक्ट करता है। सेकेंड वाले पॉइंट को रिफ्रेम किया है यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट बनाने के लिए कि टेक्निकल एनालिसिस बिलीव दैट हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस आर कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट बिकॉज दे इलस्ट्रेट पैटर्न्स इन प्राइस मूवमेंट दैट ऑफन रिपीट्स देमसेल्व्स। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज़ चेक करता है, जो पास्ट में हुआ है वही फ्यूचर में होने के चांसेस हैं। तो 3 पॉइंट याद रखने हैं, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, सेकंड प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, थर्ड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। फिर आती है अपनी थ्योरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, उसमें 3 टोटल थ्योरीज हैं। 1 बाय 1 वी विल कवर ईच थ्योरी, उस थ्योरी को कैसे डिफाइन किया, वो थ्योरी कैसे स्टडी करते हैं, ये चीज़ देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है अपना एक्सप्लेन डाउ जोन्स थ्योरी। तो डाउ जोन्स थ्योरी ओरिजिनेटेड बाय चार्ल्स डो, ये बंदा है जिसने थ्योरी डिफाइन की, दैट इज चार्ल्स डो। और ये बेस्ड है 2 फैक्टर्स पे, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एंड डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। किसी भी इकोनॉमी को एनालिसिस करने के लिए 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट उसकी इंडस्ट्री और सेकंड वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। वहाँ का इंडस्ट्री कैसा है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा है, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इंडाइसेस है जिसके बेसिस पे चार्ल्स डो ने ये थ्योरी बनाई है। तो डो जोन्स थ्योरी ओरिजिनेट किसने की, चार्ल्स डो ने, और बेस्ड ऑन 2 इंपॉर्टेंट इंडाइसेस दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एवरेज एंड इंडस्ट्रियल एवरेज। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। अभी सेकेंड पॉइंट में समझिए थ्योरी क्या कहती है। इट स्टेट दैट इफ सक्सेसिव हाई एंड लोज आर हायर, देखिए सक्सेसिव लोज एंड हाइज एंड लोज आर हायर, तो मार्केट ट्रेंड अपसाइड है या फिर बुलिश मार्केट एग्जिस्ट करता है। मतलब सपोज ये प्राइस है, ये टाइम पीरियड है, यहां से प्राइस अपसाइड गया फिर डाउनसाइड आया, लेकिन ये पहले वाले से नीचे नहीं गया, फिर प्राइस ऊपर गया और ये जो पहला वाला हाई था इससे ऊंचा गया, फिर नीचे गया और फिर ऊपर गया। यानी सक्सेसिव हाइज जो है वो हायर है, यानी H3 ग्रेटर देन H2 है और H2 ग्रेटर देन H1 है। और सक्सेसिव लो, सक्सेसिव मतलब आगे वाले लोज भी हायर है, मतलब L3 इज ग्रेटर देन L2 एंड L2 इज ग्रेटर देन L1। यानी इस टाइप का ट्रेंड अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो
तो मार्केट अपसाइड जाएगा और उसको बुलिश मार्केट बोलते हैं। अब जब यहाँ पे आपने देखा कि ये ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ से अगर प्राइस गिरता है तो आप एक्सपेक्ट करते हो ये L3 से नीचे नहीं आएगा, यानी अब यहाँ तक चेक करो, वो अगर यहाँ पे आया तो आप उसको बाय करो, क्योंकि यहाँ से इसके बढ़ने के चांस है और ये बढ़ेगा तो इससे ऊंचा जाएगा। जैसे ही इसने यहाँ पे क्रॉस किया फिर इसके गिरने के चांसेस हैं। तो ये है डॉ जोन्स की थ्योरी का कि अगर सक्सेसिव हाइज एंड लोज आर हायर तो मार्केट ट्रेंड अपसाइड है। आप एक वेव देख रहे हो अपसाइड, तो ये बुलिश मार्केट है। सिमिलरली अगर ये वेव डाउनसाइड है, देखिए अपने चार्ट में यहाँ पे भी कवर्ड ही है, ये यहाँ पे बुलिश मार्केट है। H2 ग्रेटर देन H1, H3 ग्रेटर देन H2 और H4 ग्रेटर देन H3, ये बुलिश है। फिर आप बियरिश मार्केट देखो, सक्सेसिव हाइज एंड लोज आर लोअर, यानी जो बाद में हाई है वो पहले वाले से कम है। हाइज मतलब H4 इज लेस देन H3 लेस देन H2 लेस देन H1, और लोज जो है वो भी लोअर है, यानी L4 इज लेस देन L3 लेस देन L2 एंड लेस देन L1। तो बियरिश मार्केट है। आपने यहाँ पे देखा, सपोज ये ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे जब प्राइस गिरी तो जब ये उठना शुरू हुई तो आपको पता है, सॉरी उठी, तो आपको पता है कि ये हाइज चल रहे हैं तो इससे लो रहेगा अगला हाई, तो यहाँ पे जाके आप इसको सेल आउट कर दो, शॉर्ट सेल, क्योंकि प्राइस गिरने वाला है। इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे चार्ल्स डो की थ्योरी में कि अगर सक्सेसिव हाइज और लोज हाई साइड जा रहे हैं तो बुलिश मार्केट है, हाइज और लो डाउन साइड जा रहे हैं तो बेयरिश मार्केट है। फिर ये थ्योरी कहती है कि मार्केट मूवमेंट 3 टाइप से क्लासीफाई किए जा सकते हैं। मार्केट के मूवमेंट 3 टाइप से क्लासीफाई किए जा सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मूवमेंट, सेकेंड है आपका सेकेंडरी मूवमेंट, और है डेली फ्लक्चुएशंस। प्राइमरी मतलब लॉन्ग टर्म मूवमेंट, मतलब इट लास्ट फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर, लास्ट फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर और लॉन्गर। जब आप लॉन्ग टर्म में सिक्योरिटी का एनालिसिस कर रहे हो तो उसको प्राइमरी मूवमेंट बोलते हैं। ये जो एनालिसिस है आप ये लॉन्ग टर्म में कर रहे हो, यहाँ पे बीच में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये इसके नीचे प्राइस नहीं आएगी, ये ऊपर नीचे और फिर ऊपर गया। देखिए वहाँ पे चार्ट है, मैं वहीं पे अच्छे से समझाऊंगा। सेकेंडरी मूवमेंट का मतलब है शॉर्ट टर्म मूवमेंट में जब आप देखते हो, जब आप डो जोन्स की थ्योरी शॉर्ट टर्म मूवमेंट में बोलते हो तो उसको सेकेंडरी मूवमेंट बोलते हैं, और जब इसको डे बाय डे में एनालिसिस करते हो तो इसको डेली फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। तो देखिए ये L1 है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, हाई गया। अब जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये हाइज कंसीडर करोगे सिर्फ, और ये लोज कंसीडर करोगे, तो ये मार्केट बुलिश मार्केट है। क्यों? क्योंकि H2 इज ग्रेटर देन H1 और H3 इज ग्रेटर देन H2, और लोज में देखो L2 ग्रेटर देन L1, L3 ग्रेटर देन L2 और L4 ग्रेटर देन L3। आप अभी इसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये एक बुलिश मार्केट है। लेकिन जब आप इस मार्केट के बीच में है, यानी प्राइमरी मूवमेंट के बीच में है, तब यहाँ पे साइड बाय साइड सेकेंडरी मूवमेंट भी चल रहा है। देखिए कि मैंने एनलार्ज किया तो एक सेकेंडरी मूवमेंट है और वो अदर वे है, यानी जब प्राइमरी में बुलिश है तो सेकेंडरी में बियरिश है। तो ये देखो ये अपसाइड डाउन साइड गया, फिर अपसाइड आया, लेकिन ये जो 3 है यहाँ पे, अगर फिगर्स मैच नहीं हो रहे तो मैं लिख देता हूँ 1 3। देखिए ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 4 है,
थोड़ा सा मैंने मैग्नीफाई किया है तो विजिबल नहीं हो रहा है, तो देखिए अब सिर्फ इतने से को नोटिस कीजिए आप, तो ये एक बियरिश ट्रेंड दिखा रहा है, यानी जो आपके हाइज है यानी 3<1 है, देखिए नीचे लिखा है या आप बियरिश में लिख सकते हैं, ये जो 3 है <1 है, ये जो 5 है <3 है, और 7 इज <5 है। ये प्राइमरी मूवमेंट जो अपना बुलिश है उसके बीच में छोटे टाइम पीरियड का मूवमेंट अपन अगर देखें तो वो बेयरिश है, उसको सेकेंडरी मूवमेंट बोलते हैं। जब आपके प्राइमरी मूवमेंट में एक अपोजिट मूवमेंट आता है शॉर्ट टर्म में, उसको सेकेंडरी मूवमेंट बोलते हैं। और देखिए डाउन साइड में लोज आर लोअर, यानी 4 इज <2, 6 इज <4 और 8 इज <6, ये सेकेंडरी मूवमेंट है। इस तरीके से क्लासिफाई किया है मूवमेंट्स को। देखिए मूवमेंट ऑफ द मार्केट आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासिफिकेशंस, ऑल गोइंग एट द सेम टाइम। यानी प्राइमरी मूवमेंट में जब आप लॉन्ग टर्म कंसीडर कर रहे हो तो उसमें एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट भी है इनबिल्ट, और उसमें एक डेली फ्लक्चुएशंस भी है। डेली से बनता है शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म से बनता है लॉन्ग टर्म। तो देखिए प्राइमरी मूवमेंट 1 से 3 साल, सेकेंडरी मूवमेंट 2 वीक से लेके 1 मंथ, और वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये देखिए। और फिर डे बाय डे जब आप इस मूवमेंट को ट्रैक करते हैं तो उसको डेली फ्लक्चुएशंस बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है अपना कि प्राइमरी मूवमेंट 3 मूव्स में होता है। प्राइमरी मूवमेंट प्राइमरी मूवमेंट 3 मूव से होता है। फर्स्ट है एक्यूमुलेशन ऑफ शेयर्स बाय फार साइटेड और नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स, यानी वो लोग जिन्होंने शेयर्स एक्यूमुलेट लॉन्ग टर्म के लिए चालू कर दिया है। फिर सेकेंड मूव अप होता है, सेकेंड मूव अप होता है बाय फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ गुड अर्निंग्स, यानी पहली बार जब कंपनी के गुड अर्निंग्स की रिपोर्ट आती है तो लोग और खरीदना चालू करते हैं, और फिर रेगुलर जब रिपोर्ट अच्छी आने लगती है तो जनरल पब्लिक इन्वेस्ट करना चालू करती है। तो 3 मूवमेंट होते हैं प्राइमरी अप ट्रेंड के। फर्स्ट है एक्यूमुलेशंस ऑफ शेयर्स बाय फार साइटेड और नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स, फिर है सेकेंड मूव बाय फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ गुड अर्निंग्स, ये एनालिस्ट मूव बोलते हैं अपन, यानी जो एनालिस्ट लोग हैं वो परचेज करना स्टार्ट करते हैं या वो मार्केट में आना स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में आती है अपनी पब्लिक वाइड स्प्रेड रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ कॉरपोरेशंस। तो ये है डॉ जोन्स की थ्योरी, जिसमें टोटल 4 पार्ट है। फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किए है, किसने डिफाइन की, चार्ल्स डो ने। 2 इंडाइसेस पे बेस्ड है, इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। फिर इसमें बताया है कि अगर सक्सेसिव हाई और लो हायर जा रहे हैं, हाइज और लो हायर जा रहे हैं तो मार्केट ट्रेंड अपवर्ड है, बुलिश है। वहीं अगर लो जा रहे हैं सक्सेसिव हाइज एंड लो तो मार्केट ट्रेंड बियरिश है। 3 तरह के मूवमेंट होते हैं मार्केट में, प्राइमरी, सेकेंडरी और डेली फ्लक्चुएशंस। तीनों एक साथ हो रहे हैं, यानी एट द सेम टाइम तीनों मूवमेंट्स हो रहे हैं। डेली में डे बाय डे आप ट्रैक करते हो, सेकेंडरी में शॉर्ट टर्म में 2 वीक से लेके मंथ और मोर में ट्रैक करते हो, और प्राइमरी में ट्रैक होता है 1 से 3 साल का, यानी लॉन्ग टर्म का मूवमेंट। और प्राइमरी मूवमेंट 3 पार्ट में होता है। अपसाइड मूवमेंट 3 पार्ट में होता है। पहला फार साइटेड और नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स से, दूसरा होता है अपना एनालिस्ट लोगों से जो फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल अर्निंग आती है। फिर होता है अपना पब्लिक इन्वेस्टमेंट जब वाइड स्प्रेड रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल वेलबींग आता है, मतलब बहुत सारी रिपोर्ट कंपनी की गुड अर्निंग्स की आना स्टार्ट होती हैं। तो ये हैं 4 पॉइंट अपने चार्ल्स डो थ्योरी के। सेकेंड थ्योरी है अपनी एलियट थ्योरी। सॉरी यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, यहाँ पे लिखिए एलियट वेव थ्योरी। इसको एलियट वेव थ्योरी कहते हैं। इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय रॉल्फ एलियट। फर्स्ट पॉइंट में देखिए,
इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय रॉल्फ एलियट, और ये प्राइस का मूवमेंट डिफाइन करती है इन टर्म्स ऑफ वेव्स, और इसलिए इसका नाम है एलियट वेव थ्योरी। तो देखिए एलियट वेव थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय रॉल्फ एलियट, अगर नाम याद रहे तो मेंशन करना, नहीं तो मत करना, लेकिन ये जरूर मेंशन करना कि डिफाइंस प्राइस मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ वेव्स एंड अकॉर्डिंगली नेम्ड। तो एलियट वेव जो थ्योरी है ये प्राइस का मूवमेंट डिफाइन करती है वेव्स के फॉर्म में। तो टोटल 2 टाइप की वेव होती है, फर्स्ट है इम्पल्सिव वेव्स और सेकंड है आपकी करेक्टिव वेव्स। तो इसमें टोटल 5 वेव्स होती हैं और इसमें टोटल 3 वेव्स होती हैं। तो देखिए कैसे होता है कि अगर आपका प्राइस ट्रेंड अपवर्ड है तो 5 वेव्स होंगी, 1 2 फिर ऊपर जाएगा 3 फिर नीचे 4 और ये 5, ये आपकी 5 वेव्स रहती हैं जिसको इम्पल्सिव वेव्स बोलते हैं। फिर मार्केट में करेक्शन आता है, जब प्राइस अपसाइड जाता है फिर मार्केट में करेक्शन आता है क्योंकि ताकि प्राइस को उसकी करेक्ट पोजीशन पे लाए। तो यहाँ पे डाउन साइड 3 वेव्स रहेंगी, 1 2 और 3। ये जो 3 वेव्स हैं ये करेक्टिव वेव्स हैं और ये जो 5 वेव्स हैं ये इम्पल्सिव वेव्स हैं। इम्पल्सिव का मतलब ये नहीं कि प्राइस ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है उसको इम्पल्सिव बोलते हैं, ये डाउन साइड डायरेक्शन में भी हो सकती थी, फिर करेक्टिव वेव्स अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो इसके क्या रूल्स हैं, तो देखिए ये जो डाउन साइड वेव आई सेकेंड वाली, ये 1 के लो साइड से नीचे नहीं होगी, और फिर ये जब अप जाएगी यानी वेव नंबर 3, ये वेव नंबर 1 से ऊपर होगी। तो देखिए 2 विल बी ग्रेटर देन 1 एंड 3 विल बी ग्रेटर देन 1, ये 2 रूल है एलियट वेव थ्योरी के। फिर जब यहाँ से करेक्शन आएगा तो ये जो करेक्शन में तीसरी वेव रहेगी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये जो 4th का पीक है ना, सॉरी मैं सही से डिफाइन कर देता हूँ, मैं सही से चार्ट बनाता हूँ वापस से। ये देखिए ये वेव नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। फिर आपकी 3 वेव्स रहती हैं, जो करेक्टिव वेव्स कहलाती है। ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो इसके रूल क्या है कि जो सेकंड नंबर की वेव है ये ग्रेटर देन होगी, ये 1 से ऊपर रहेगी। जो ये तीसरे नंबर की वेव है ये ऊपर जाएंगी और फर्स्ट वेव का जो पिक है उससे ऊपर रहेगी। और जब डाउन साइड ट्रेंड चालू होगा ना, तो ये जो 4th नंबर की वेव आपकी एंड हो रही है ना, ये जो सी वाली वेव है ये हमेशा लेस देन 4 रहेगी। ये रूल्स है आइडेंटिफाई करने के इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव्स के। देखिए यानी एक कंप्लीट साइकिल जो वेव थ्योरी की है एलियट वेव की, उसमें टोटल 8 वेव्स रहेंगी, 5 इम्पल्सिव और 3 करेक्टिव, यही लिखा है। तो फर्स्ट प्राइस में लिखा है कि ये प्राइस का मूवमेंट डिफाइन करती है वेव के टर्म्स में, इसलिए इसका नाम है एलियट वेव थ्योरी। फिर इसमें है कि वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट है इम्पल्सिव वेव्स। सो इन दिस पैटर्न देयर विल बी 5 वेव्स इन अ गिवन डायरेक्शन। यानी इम्पल्सिव का मतलब सिर्फ ऊपर जाना नहीं है, हो सकता है इम्पल्सिव वेव डाउन साइड है, फिर करेक्टिव अप साइड होगी।
तो इसमें 5 वेव्स होगी एक डायरेक्शन में। दिस वेव्स मूवमेंट इंडिकेट बुल और बियर फेस, यानी अपसाइड है तो बुल और डाउन साइड है तो बियर। सेकेंड टाइप ऑफ वेव्स है अपने करेक्टिव, यानी करेक्टिव पैटर्न्स, इनको बोलते हैं रिएक्शन वेव्स। सो दिस 3 वेव्स आर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सिव वेव्स, यानी अगर ये ऊपर जा रहे थे तो करेक्टिव नीचे होगा एंड वाइस वर्सा। यही लिखा है, करेक्शन इन्वॉल्व्स करेक्टिंग द अर्लियर राइज, यानी जब प्राइस ज़्यादा ऊपर चला गया बढ़ते बढ़ते तो नीचे लाना उसको, और गिरते गिरते जब डाउन साइड हो गया तो करेक्शन करके ऊपर आना। तो देखिए, एज पर दिस थ्योरी अ कंप्लीट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 8 वेव्स, 5 इम्पल्सिव एंड 3 वेव्स करेक्शन। तो इसमें देखिए ये 5 वेव है, 1 2 3 4 5, और फिर 3 करेक्टिव वेव्स है। एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये करेक्शन फेस है। जस्ट अ मिनट, करेक्शन फेस ये है जो 3 वेव्स है, और ये जो है ये इम्पल्सिव फेस है। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो देखिए फर्स्ट वेव ऊपर जाए, फिर नीचे आई सेकेंड वेव, लेकिन ये जो सेकेंड है ये फर्स्ट वाले से ऊपर है। यहाँ पे गड़बड़ है, 1 मिनट, डायग्राम में ये सब काट के आप नया लिख लीजिए। सेकेंड इज ग्रेटर देन 1, थर्ड इज ग्रेटर देन 1, यानी ये थर्ड वाली वेव जो है ये ऊपर जा रही है और ये फर्स्ट से ऊपर है, और ये सेकेंड वाली भी फर्स्ट के लो से ऊपर है। फिर यहाँ पे 6 की जगह पे C कर लीजिए, यानी C, इसको काट दो पूरे को, इस चार्ट में मिस्टेक दिख रही है। C इज लेस देन 4, यानी जब आप यहाँ पे ग्राफ बनाओगे ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये C वाली वेव नीचे है। और ये कंप्लीट साइकिल है जिसमें 5 इम्पल्सिव और 3 करेक्टिव वेव्स है। आप चाहें तो साइड में एक डायग्राम बना सकते हैं, थोड़ा सा इसमें मुझे मिस्टेक दिख रहा है। इस तरीके का डायग्राम बनेगा जहाँ पे वेव्स 1 2 3 4 और 5 ऊपर गई, तो यहाँ से 3 डाउन साइड आएगी, यानी पहली डाउन साइड आई, हल्की सी ऊपर जाएगी और फिर डाउन साइड मूवमेंट आएगा, और ये इस तरीके से। ये फर्स्ट, सेकेंड, ये A, ये B और ये C। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ए और ये C। ये करेक्ट डायग्राम है, ये आप बना लीजिए और रूल्स यहाँ पे लिखे हैं। थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, आप सही कर लीजिए। फिर अपन तीसरी वे थ्योरी कवर करेंगे, जो कि एक छोटा सा पार्ट है, फटाफट हो जाएगी। चलिए डायग्राम बना लिया, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन रैंडम वॉक थ्योरी। चलिए इसको रीड आउट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्राइस ऑफ शेयर्स इन स्टॉक मार्केट कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड। तो ये थ्योरी बोलती है कि आप स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। मतलब इसने दोनों थ्योरी को
जस्ट अ मिनट। चलिए तो देखिए, एक्सप्लेन रैंडम वॉक थ्योरी। इसमें क्या बोलती है थ्योरी, अपन पढ़ते हैं कि रैंडम वॉक थ्योरी एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट कि प्राइस ऑफ शेयर्स इन स्टॉक मार्केट कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड। मतलब जो पुरानी जो थ्योरी आपने पढ़ी है वो वेस्ट है। मतलब आप कभी भी स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ये रैंडम वॉक थ्योरी बोलती है। इसका रीज़न क्या है कि प्राइस ट्रेंड्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी अंडरलाइंग फैक्टर्स बट दे रिप्रेजेंट अ स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशन ऑफ पास्ट डेटा। मतलब अगर कोई फैक्टर, सपोज आज अर्निंग्स बढ़ती है कंपनी की, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसका प्राइस अप जाएगा। ये थ्योरी बोलती है कि आप प्राइस का शेयर कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्राइस तो बेस्ड है उसके पास्ट डेटा पे, यानी पास्ट मूवमेंट्स पे। देयर मे बी पीरियोडिकल अप्स और डाउन्स इन शेयर प्राइस, यानी प्राइस अप डाउन हो सकती है, लेकिन नो कनेक्शन कैन बी स्टेब्लिश्ड बिटवीन टू सक्सेसिव पीक्स, यानी हाई प्राइस ऑफ स्टॉक एंड ट्रोज यानी लो प्राइस ऑफ स्टॉक। मतलब दो सक्सेसिव पीक्स में या दो सक्सेसिव लो में आप कोई कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं कर सकते। मतलब एक हाई के बाद दूसरा हाई कब जाके रुकेगा, यू नेवर प्रिडिक्ट। सिमिलरली एक लो आता है, फिर जब दूसरा लो आएगा तो वो कहाँ जाके रुकेगा, आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो सिंपल से 3 पॉइंट है कि शेयर मार्केट में आप स्टॉक की प्राइस प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। रीज़न, बिकॉज शेयर मार्केट की प्राइस डिपेंडेंट नहीं है किसी फैक्टर पे, वो एक एक्सप्रेशन है उसके पास डेटा का, और सक्सेसिव हाइज और लो में कनेक्शन नहीं है। सो देयर मे बी पीरियोडिकल अप्स और डाउन्स इन शेयर प्राइस बट नो कनेक्शन कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन टू सक्सेसिव पीक्स एंड ट्रोज। चलिए तो तीनों थ्योरीज कवर हुई। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप ऑफ चार्ट्स टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन से हैं, यानी चार्ट्स किस तरीके के हो सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। तो टोटल 3 टाइप के चार्ट्स होते हैं। एक है आपका बार चार्ट, दूसरा है आपका लाइन चार्ट, और तीसरा है आपका बाय पॉइंट एंड फिगर चार्ट। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं अपन, सपोज अपन देखिए, अगर मैं इस तरीके से ग्राफ बनाऊं, ये प्राइस है, ये डे 1 है, ये डे 2 है, ये डे 3 है। अब फर्स्ट दिन प्राइस है अपना, सपोज यहाँ ले लेते हैं अपन 30, 40, 50, 60। प्राइस अपना स्टार्ट हुआ 40 से, ये ओपनिंग प्राइस था। फिर प्राइस अपना नीचे तक गया उस दिन 30 रुपये तक। प्राइस अपसाइड में गया, सॉरी 40 से स्टार्ट हुआ, प्राइस डाउन साइड में गया 30 तक, अप साइड में गया 60 तक, और क्लोज हुआ 55 पे। तो ये 4 प्राइस है, आपने 4 पॉइंट बनाए बार चार्ट में। तो एक वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है हाई और लो, यानी जहाँ पे जाके ये लाइन रुकी है ये हाई है, और जहाँ पे नीचे रुकी है ये लो है, उस दिन का हाई उस दिन का लो। और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है ओपनिंग और क्लोजिंग। तो लेफ्ट साइड जब आप ये लाइन बनाओगे तो ये हो जाएगा अपना ओपनिंग प्राइस, और जब यार राइट साइड बनाओगे तो ये हो जाएगा अपना क्लोजिंग प्राइस। तो ये रिप्रेजेंट कैसे होता है बार चार्ट, तो देखिए इसमें एक वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो आप बार चार्ट कैसे रीड करोगे, अगर चार्ट ऐसे बना हुआ है सपोज, तो आपका इसका मतलब ये है कि ये ओपनिंग प्राइस, सॉरी ये डाउन साइड प्राइस है उस डे का 30, ये अपसाइड है यानी प्राइस 60 तक गया, ओपन 40 पे हुआ था और बंद 55 पे हुआ। इस तरीके से रीड करते हैं। तो बार चार्ट में एक वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है हाई और लो, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है जो रिप्रेजेंट करती है
आपके ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस। सेकेंड टाइप ऑफ चार्ट जो आपका होता है, अगर मैं इसको यही कवर करूं तो वो होता है आपका लाइन चार्ट। उसमें सिंपल है, एक डॉट पॉइंट आउट करते हो आप क्लोजिंग प्राइस पे, उस पर आप पॉइंट रिप्रेजेंट करते हो क्लोजिंग प्राइस पे। सपोज फर्स्ट डे का क्लोजिंग प्राइस था 40, फिर था प्राइस 30, फिर थर्ड पे था 30 क्लोजिंग, और इन तीनों को आप ज्वाइन कर दोगे। तो लाइन चार्ट से आप नहीं बता सकते कि हाई क्या था दिन का, लो क्या था, या ओपनिंग क्या था। ये सिर्फ क्लोजिंग प्राइस कैप्चर करता है। तो दो तरह के चार्ट जो अपन ने देखे, फर्स्ट बार चार्ट, एक वर्टिकल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, इट कैप्चर्स ओपन, क्लोज, हाई और लो। फिर अपन ने देखा लाइन चार्ट, द क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ द वेरियस डे आर कनेक्टेड बाय द लाइंस, यानी सिर्फ क्लोजिंग प्राइस रिफ्लेक्ट करता है लाइन चार्ट। देखिए पहले इन दो को पढ़ते हैं, फिर थर्ड चार्ट देखेंगे। यहाँ आइए, बार चार्ट। इन अ बार चार्ट a vertical line represents the lowest to highest price with a short horizontal lines representing opening and closing price। एक वर्टिकल लाइन है और दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस तरीके से रहता है बार चार्ट। इसमें आप पता करा सकते हैं ओपनिंग, क्लोजिंग, लो, हाई, या लिखा हुआ है। लाइन चार्ट होता है क्लोजिंग प्राइस फॉर ईच डे इज प्लॉटेड एज अ पॉइंट एंड जॉइंड बाय लाइन टू फॉर्म अ चार्ट। द पीरियड में बी डेज, वीक्स और मंथ्स। क्वेश्चन था एक्सप्लेन द टाइप ऑफ चार्ट्स। तो दो तरह के चार्ट तो अपन ने एक्सप्लेन किए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स है, इंपॉर्टेंट तो नहीं, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। तो देखिए पहले इसको रीड करते हैं, फिर इसको मैं समझाता हूँ। पॉइंट एंड फिगर चार्ट आर मोर कॉम्प्लेक्स देन लाइन और बार चार्ट एंड आर यूज्ड टू डिटेक्ट रिवर्सल्स इन ट्रेंड। ये रिवर्सल डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है, इट डज नॉट कंसिडर टाइम पीरियड, यानी ये टाइम पीरियड पे फोकस नहीं करता, सिर्फ प्राइस को कंसीडर करता है। इसमें आप एक बॉक्स की साइज रहते हैं और एक रिवर्सल का क्राइटेरिया रहता है। तो ये दोनों पॉइंट अपन समझते हैं चार्ट से। तो देखिए पहले मैं चार्ट बनाता हूँ एक। ये अपना चार्ट है। ये टाइम पीरियड नहीं रहता है, इसमें सिर्फ प्राइस रहती है। तो देखिए प्राइस है अपनी 30 से लेके 90 तक की। अब ये जो गैप है ना, इसको बोलते हैं बॉक्स की साइज, यानी आप कितना गैप ले रहे हैं 10 का, इसमें बॉक्स साइज कितनी है 10। और एक रिवर्सल क्राइटेरिया होता है जो जनरली 3 होता है, वो मैं चार्ट से समझाता हूँ। सपोज आज प्राइस है 30, तो यहाँ पे अपन ने रिप्रेजेंट किया इसको x से। अब जब प्राइस अपसाइड जाएगा तो अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे x से, और जब डाउन साइड आएगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे o से या 0 से। तो देखिए अब एक और x कब करेंगे अपन, जब प्राइस 30 से 40 जाएगा तो अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर प्राइस जब 50 चले गया तो फिर अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जब बॉक्स साइज रीच हुई। फिर जब 60 आया तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपन रिवर्सल कब रिप्रेजेंट करेंगे, अपने रिवर्सल क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। यानी इस एग्जांपल में अगर अपना रिवर्सल क्राइटेरिया है 3, यानी 3 मूव्स जब डाउन साइड आएंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज यहाँ से अपन अज्यूम करते हैं कि 60 से प्राइस और ऊपर चला गया 70, इसको रिप्रेजेंट किया, टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से जब प्राइस नीचे आया तो 70 से 60 आया, एक बॉक्स नीचे आया, 60 से 50 आया, 2 बॉक्स नीचे, अभी भी अपन ने रिप्रेजेंट नहीं किया, अपना क्राइटेरिया 3 बॉक्स का है। जब प्राइस 50 से 40 पे आ गया तो अपन ने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया 0, फिर 0 और 0, रिप्रेजेंट पूरे पे करेंगे। यानी 70 से जब 3 बॉक्स नीचे आया तब उसको रिप्रेजेंट किया। फिर प्राइस सपोज अपसाइड जाने लगा, 40 से 42 हुआ,
अपन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, 44 हुआ, 47 हुआ, 50 हुआ तो अपन फिर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर प्राइस बढ़ा फिर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर प्राइस 70 हुआ फिर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 80 हुआ फिर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर जब प्राइस फिर नीचे आया तो 80 से 70 आया, अपन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, 65 आया, 60 आया, फिर 55 आया, प्राइस यहाँ तक आ चुका है, सॉरी हाँ प्राइस यहाँ तक आ चुका है, लेकिन 3 बॉक्स नहीं हुए। सपोज प्राइस फिर यहाँ से ऊपर उठना चालू किया, अपन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, 55 से फिर 60, 55 से 60, फिर 65, 70, 80, अपन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, फिर 80 से 90 गया तो अपन ने रिप्रेजेंट किया। यानी रिवर्सल आप तब रिप्रेजेंट करोगे जब आपका रिवर्सल क्राइटेरिया मीट होगा। इस तरीके से इस चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे आपको पता चलता है कि प्राइस कितनी बार नीचे गया है। तो आपने देखा कि प्राइस एक ही बार नीचे गया आपके क्राइटेरिया के हिसाब से। ये पर्पस है इस चार्ट का। तो देखिए, इट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच बॉक्स ऑन चार्ट। सेकेंड पॉइंट पे थे अपन बॉक्स साइज पे। फिर रिवर्सल क्राइटेरिया, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू बी रीट्रेस्ड टू रिकॉर्ड प्राइसेस इन द नेक्स्ट कॉलम इन अपोजिट डायरेक्शन। जनरली 3 होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ प्राइसेस नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड जब आप उसको रिप्रेजेंट करोगे डाउनसाइड ट्रेंड को या अपोजिट ट्रेंड को। तो देखा आपने, प्राइस 20 से 30 गया, 40 गया, 50 गया, आप रिप्रेजेंट करते गए। अब ये आपने रिप्रेजेंट कब किया, यहाँ मार्क कर लो, जब प्राइस 30 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 10 हुआ, यहाँ तक आप रिप्रेजेंट करते गए। फिर यहाँ से बड़ा 20 हुआ, फिर 30 हुआ। X रिप्रेजेंट्स इंक्रीज और O रिप्रेजेंट्स डाउनसाइड। ये है पॉइंट एंड फिगर चार्ट। स्टार्टिंग में पहली लाइन ये थी कि इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन लाइन ऑफ बार चार्ट। ये तो आपने देख ही लिया। तो टोटल 3 तरह के चार्ट यूज होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, और तीनों को कैसे पढ़ते हैं ये अपन ने देख लिया। अब थ्योरी का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। एक लास्ट क्वेश्चन थ्योरी का बचा है, वो है लेवल्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। तो टोटल 3 तरीके लेवल्स हैं या 3 फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी है मार्केट की। फर्स्ट है वीक फॉर्म एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि शेयर की जो प्राइस है वो रिफ्लेक्ट करती है सारी पास्ट प्राइसेस और वॉल्यूम को। मतलब टेक्निकल एनालिसिस इज यूजलेस। मतलब आप पास्ट प्राइसेस के बेसिस पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है अभी स्टॉक की वो ऑलरेडी उसको कंज्यूम कर चुकी है। मतलब प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल इंफॉर्मेशन फाउंड इन द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट प्राइसेस एंड वॉल्यूम्स। आपको अगर वीक फॉर्म एफिशिएंसी में पैसे कमाने हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस यूजलेस है। सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंसी, इसको यहाँ पे ना वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख देना। सेकेंड है सेमी स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट। इसका मतलब है प्राइस रिफ्लेक्ट करता है पास्ट प्राइस और वॉल्यूम भी, साथ साथ में सारी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सारी रिफ्लेक्ट करता है। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस भी यूजलेस है, सारी पब्लिक इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर चुका है। साइड में लिख लो, फंडामेंटल एनालिसिस इज यूजलेस। यानी आप पैसा कब कमा सकते हो, जब आपके पास कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन हो, यानी इनसाइडर ट्रेडिंग करके। और तीसरा पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। मतलब प्राइस रिफ्लेक्ट करता है पास्ट प्राइसेस वॉल्यूम्स प्लस पब्लिकली इंफॉर्मेशन और प्राइवेटली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग से भी पैसा नहीं कमा सकते हो, इतना एफिशिएंट है मार्केट। यानी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक है, प्राइवेट कुछ है ही नहीं। और इसी एक टॉपिक पे जो मैंने मार्क किया वीक फॉर्म एफिशिएंसी पे, एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप देखते हो कि मार्केट वीकली एफिशिएंट है कि नहीं। यानी आप पास्ट प्राइसेस के बेसिस पे अगर फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट कर पा रहे हो तो मार्केट वीकली इनएफिशिएंट है।
अगर एफिशिएंट होता तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, वो उस रन्स टेस्ट के जरिए देखेंगे। तो देखिए यहाँ जाके अपना सिक्योरिटी एनालिसिस की थ्योरी कवर होती है। मैंने जितना अच्छे से, जितना ब्रीफ में प्लस टाइम को कंसिडर करते हुए इस थ्योरी को कवर किया है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, प्लस कोशिश की है कि मैं आपको याद भी करा सकूं थोड़े बहुत। तो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना लिंक में से। नोट्स अच्छे से बने हुए हैं, आपको ईजी रहेगा याद रखने के लिए या याद करने के लिए।